नमस्कार। पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं साकिब सुमन। और पॉलिटिकल पंचायत में लगातार राजनीति से जुड़ी कुछ ऐसी चुनिंदा खबरें जिन्हें हम पंचायत में लेकर के आते हैं। हरियाणा में दरअसल मनोहर लाल का सीएम के तौर पर यह दूसरा कार्यकाल है और प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर यानी कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पर आज हम बात करेंगे। दरअसल बीते कुछ दिनों में घटनाक्रम जो आए हैं सामने, उन घटनाक्रमों ने इस तरफ इशारा किया है कि प्रदेश में जो क्राइम का ग्राफ है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। एक रिपोर्ट से भी हम आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन हम आपको यह बता दें कि आज पॉलिटिकल पंचायत में बात होगी प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की। हरियाणा प्रदेश में एक तरफ कोरोना के खिलाफ जंग है तो दूसरी तरफ बड़ौदा उपचुनाव के उठते सियासी रंग है। लेकिन इन सबसे इतर कानून व्यवस्था का मसला प्रदेश में दिनों दिन गंभीर होता जा रहा है। बीते दिनों की घटनाओं समेत उन वारदातों से मुखातिब कराते हैं जिन्होंने प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल निशान लगा दिया है। रोहतक के चिड़ी गांव के सरपंच बालकिशन देर रात अपने घर में मौजूद थे। उसी वक्त दो बाइक सवार बदमाश उनके घर के बाहर पहुंचे और कुछ कागजातों पर दस्तखत करवाने के बहाने से घर के अंदर चले गए। घर के अंदर पहुंचते ही उन्होंने सरपंच बालकिशन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। परिवार के सदस्य बालकिशन को घायल अवस्था में लेकर रोहतक पीजीआई पहुंचे, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजनों को फिलहाल किसी पर शक नहीं है और उन्होंने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दे दी है। 3 आदमी आए और वो नाते गोली चला दी उन पर। क्या हुआ फिर वो नजीरों तक ले गए और उनकी डेथ हो गई। वो जी कपड़ा बांध रहे थे मुंह का और वो भाग गए जी। पीछे लग गए थे उनका, मेरा लड़का, और वो भाग गए बाइक पे। सो रहे थे जी, खाना खा कर सो गए थे। वो ना करने कुछ बोलिया भी नहीं, सीधे आए और राम राम करी इसकी मेरी सास था और उसने गोली मार दी। हम ना आवाज सुनी, हम भाग गए, इतना तो भाग गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की और बताया कि मामला चुनावी रंजिश का हो सकता है। फिलहाल इस संबंध में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज तो किया गया, लेकिन आरोपियों तक फिलहाल कानून के हाथ नहीं पहुंच पाए। रात को सूचना मिली थी कि चिड़ी गांव के सरपंच को गोली मार दी। सूचना पा के हम मौके पे पहुंचे। वहाँ पे पता चला कि भी उसके परिवारजन उसको इंजर्ड हालत में उसको लेके पीजीआई चले गए। हमने मौके पे छानबीन की और उसके हम तुरंत पीजीआई पहुँचे। पीजीआई में जाके पता चला कि वो अपना बालकिशन की मौत हो चुकी है। उसके बाद उसके परिवारजन के बयान हासिल किए और उसके बाद हमने मामला दर्ज कर लिया और पता चला कि भाई अज्ञात लड़कों ने मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर में आए थे, घर में घुस के गोली मारी है। जो पहचान नहीं इसके वो और अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि प्रदेश की कानून व्यवस्था को सवालों के कटघरे में लाने के लिए महज ये कोई इकलौती वारदात नहीं है। भिवानी में बीते दिन कुछ ऐसा हुआ जिससे हर किसी का दिल दहल गया। दरअसल भिवानी के एक युवक ने नाबालिग लड़की की अश्लील वीडियो बनाई और फिर एक दूसरे शख्स के साथ मिलकर लड़की को ब्लैकमेल करके 1 साल तक आरोपी लड़की का रेप करता रहा। हालांकि जब लड़की ने मामले की जानकारी परिजनों को दी तो मामला पुलिस तक पहुंचा। इससे गुस्साए आरोपी और उसके साथी ने घर के आंगन में सो रही पीड़ित लड़की पर तेल डाला और आग लगा दी। लड़की को चौधरी बंसीलाल अस्पताल लाया गया, जहां से उसे रोहतक पीजीआई ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान नाबालिग ने दम तोड़ दिया। इससे पहले सोनीपत में 2 पुलिसकर्मियों की हत्या के साथ साथ उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर विकास दुबे का भी हरियाणा में पनाह लेने की कोशिश करना, ये तमाम घटनाएं प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करती हैं। दिल दहलाती इन वारदातों से अब डर लगने लगा है। सवाल उठने लगे हैं कि क्या जब प्रदेश में पुलिसकर्मियों से लेकर नेता भी सुरक्षित नहीं हैं, तो आम लोग किसके सहारे बेखौफ होकर जी पाएंगे? सवाल ये भी कि क्या हरियाणा अपराधियों के लिए पसंदीदा प्रदेश बन रहा है? टीम जनता टीवी।
जी हाँ, तो पॉलिटिकल पंचायत में आज का मसला यही है कि क्या अपराध का ग्राफ एक बार फिर से बढ़ता चला जा रहा है या फिर एक बार फिर से इसमें रफ्तार और इसकी तेज होती चली जा रही है। चलिए इस पर पंचायत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेरे 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। चंडीगढ़ से मेरे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत है पवन आपका। हमारे साथ इस मसले पर रंजिता मेहता जी कांग्रेस की तरफ से जुड़ी हुई हैं और रेणु जी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ी हुई हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल मैं पवन आपसे करना चाहता हूं, इस मसले पर थोड़ा प्रकाश भी आप डालें। सवाल ये है कि हरियाणा पुलिस ये दावा करती है कि पिछले 6 महीने में अपराध का ग्राफ पिछले साल की तुलना में 3.75% कम हुआ, लेकिन हालिया दिनों की अगर हम घटनाओं की बात करें तो ग्राफ काफी बढ़ रहा है। ये जो 6 महीने का रिकॉर्ड है पवन, इसमें कोरोना काल भी है और कोरोना काल में हमने देखा था कि किस तरीके से लॉकडाउन की वजह से लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। आपकी प्रतिक्रिया पवन? बिल्कुल, देखिए साकेत, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब 22 मार्च के बाद से जिस तरीके से पूरे देश में लॉकडाउन हुआ और एक तरह से कर्फ्यू लगा रहा पूरे देश में, अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अपने स्तर पर जो फैसला लिया हुआ था, उसके मद्देनजर जो है वो लोग घरों से बाहर नहीं निकले, या यूं कहें कि कोरोना की दहशत के चलते कहीं ना कहीं अपराध जो है वो थोड़ा कम जरूर हुआ। लेकिन हरियाणा पुलिस का आंकड़ा और दावा मेरी समझ से परे है, क्योंकि मैं भी यही आंकड़ा अभी बता रहा हूं कि हरियाणा के डीजीपी मनोज यादव का दावा है कि हरियाणा में 3.75% ग्राफ जो है वो क्राइम का पिछले इस 6 महीने के कार्यकाल में यानी जून से जो जनवरी तक है वो कम हुआ है। और उनके मुताबिक जो है वो पुलिस ने 6 माह में, इन 6 महीने में जो है वो कई हत्या के जो मामले हैं उनको सुलझाया है, कई गिरफ्तारियां जो है वो की है। बहुत बड़े लंबे चौड़े आंकड़े जो है वो जारी करके दावा पुलिस कर रही है। लेकिन पिछले कुछ दिनों की अगर घटनाएं हम देखें तो रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, सिरसा, इन तमाम जिलों में जिस तरीके से सरेआम जो है वो हत्या की जा रही है, पुलिस तक को नहीं बख्शा जा रहा, पुलिस के जवानों के ऊपर फायरिंग की जाती है, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो जो है वो ये सवाल उठता है कि क्या प्रदेश में जो बदमाश है उनमें पुलिस का खौफ खत्म हो गया है। ये बड़ा सवाल है कि इस तरीके से पुलिस के ऊपर हमला करना, पुलिस पे फायरिंग करना, या फिर जो है वो सरेआम दिन दहाड़े गोली मार देना, ये इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती है तो फिर ये सवाल खड़ा होता है कि जो पुलिस का खौफ अपराधी के जहन में होना चाहिए वो क्या खत्म हो गया हरियाणा में। लेकिन पुलिस के दावे और आंकड़े जरूर ये कह रहे हैं कि अपराध कम हुआ है, लेकिन इसके पीछे एक बड़ी वजह ये है कि कोरोना काल था, जगह जगह पुलिस का पहरा था और चप्पे चप्पे पे पुलिस तैनात थी और कोरोना के चलते लोग भी घरों से बाहर नहीं निकल रहे थे। यही एक वजह थी कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो भी जो है वो अपनी जगह पर दुबके हुए थे। लेकिन जैसे ही हालात सामान्य होने शुरू हुए हैं, अपराधियों ने अपना जो उनका अपराध का जो तरीका है उसको अंजाम देना शुरू कर दिया है। सरेआम हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है और तमाम तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अगर हम देखें तो अप्रैल और मई ये 2 महीने ऐसे रहे जिसमें पूरी तरीके से लॉकडाउन रहा और किसी भी तरह की कोई हलचल समाज में देखने को नहीं मिली, जिसकी वजह से आंकड़े जो हैं वो हो सकता है कि कम दर्ज किए गए। और रेणु भाटिया जी, अब लॉकडाउन की जगह अब अनलॉक है और अनलॉक होते ही अब जो अपराधी मानसिकता के लोग हैं वो भी अनलॉक हो गए हैं, अपराधें भी अनलॉक हो गई हैं और कहीं पुलिस वालों को मार दिया जाता है, कहीं सरपंच को मार दिया जाता है। कैसे कंट्रोल, मतलब लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति फिर से फिसलती जा रही है हाथ से? साकेत, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि लॉकडाउन अनलॉक हुआ तो कुछ जो मानसिक अपराधी मानसिक प्रवृत्ति के थे उनको लगा कि अब हम लोग भी अनलॉक हो गए हैं, परंतु वो भूल जाते हैं कि सरकार और प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन, वो पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ा है और वो उनको वो अपराध नहीं करने देगा जिनकी वो मंशा बनाए बैठे थे या दुबक के तब बैठे थे जब उनको मौका नहीं मिल रहा था। और आज वो सोचे कि अनलॉक हुआ तो मौका मिलेगा, ऐसा वो भूल कर रहे हैं। आप ये देखिए, अभी में हमारे आपके कॉरेस्पॉन्डेंट भाई ने जो है पूरी डिटेल्स बताई कि यादव जी ने अपने आंकड़े दिए 3.5% या 7% जो है अपराध कम हुआ है। ये बिल्कुल फैक्ट है। और आप ये देखिए, नहीं हम तो रेणु भाटिया जी उससे तो हम डिनाई नहीं कर रहे हैं, इन आंकड़ों को हम भी डिनाई नहीं कर रहे, परिस्थिति देखिए, डिनाई नहीं कर रहे। लेकिन रेणु भाटिया जी, इस जो शुरुआती 6 महीने, इसमें तो 2 महीने कंप्लीट लॉकडाउन रहा है। अगर ये कंप्लीट लॉकडाउन नहीं रहता तो ये महज जो कमी जो दर्ज की गई है वो 3.75 है। इसमें से 60 दिन ऐसे हैं जबकि हिंदुस्तान पूरी तरीके से लॉक रहा। इसको आप वाहवाही मान रही हैं? नहीं, वाहवाही नहीं,
अपराध तो चाहे एक भी हो रहा हो उसको भी हम वाहवाही नहीं मानते, हम वो सरकार नहीं है। हम लोग को तो एक व्यक्ति अगर उसको कोई परेशानी है या मैडम, एक सरपंच व्यक्ति को के दिन साथ दहाड़े ये अपराध गोली है, मार दी हम तो जाती है। उसको भी उतनी इतना जिम्मेदारी इतना के मन साथ, बढ़ गया है, सुलझाना हौसले चाहते इतने हैं, बढ़ खत्म चुके हैं कि करना अपराधी चाहते आते हैं, सरपंच अभी को गोली मार कर चले जाते हैं, पुलिस ऐसा वालों को मार नहीं दिया है, जाता है। ऐसा नहीं है साकेत जी। अगर ये वाली बात आप गिने तो आंकड़ों की दृष्टि से अगर आप देखें तो अपराध में कितनी कटौती हुई है, कितनी सख्ती हुई है, वो चाहे हरियाणा की दृष्टि में आप देखें, चाहे दूसरे हमारे ऐसे प्रदेशों की दृष्टि में देखें, देश भर में जहां जहां भी इस तरह की वारदातें हुई हैं, अपराधियों को दबोचा गया। अभी आप जो कैप्शन में बता रहे थे कि फरीदाबाद में वो दुबके पड़े थे, आप ये देखिए तुरंत उनको पकड़ा गया। जो आपने अभी बताया कि सरपंच की इस तरह से हत्या, ठीक है, इनकी कोई पर्सनल बेहतर रंजिश है क्या है, वो जब बात सामने बेहतर आएगी तो लॉ सारी एंड बात ऑर्डर क्लियर की होगी परिभाषा कि वो मैं आपसे आपराधिक समझूंगा प्रवृत्ति के रेणु लोग भाटिया किस जी तरह कि के थे। बेहतर लॉ कई एंड बार ऑर्डर आपसी रंजिश किसे कहते हैं। अपराध होने के बाद अपराधी को पकड़ लेना बेहतर लॉ एंड ऑर्डर है, या अपराध ना होने देना बेहतर लॉ एंड ऑर्डर है? ये इसका जवाब मैं आपसे लूंगा। मैं रंजिता जी के पास चलता हूं। रंजिता जी, प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज रही या नहीं रही? देखिए, अगर रेणु भाटिया जी के चश्मों से देखेंगे तो बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, आंकड़े दुरुस्त हैं, पूरे हरियाणा के हालात दुरुस्त हैं और पूरे देश के हालात दुरुस्त हैं। पर क्या करें, हम डिपेंड करते हैं एनसीआरबी के डाटा के ऊपर, और 2018 के बाद के एनसीआरबी के डाटा ये कहते हैं कि इस प्रदेश के अंदर हर रोज 3 से 4 हत्याएं होती हैं, हर रोज 4 रेप की घटनाएं होती हैं, हर रोज एक गैंग रेप होता है, 14 अपहरण की घटनाएं होती है, 50 वाहनों की चोरी होती है, 54 लूट और डकैती और जबरन जो वसूली के मामले आते हैं। आज बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि 24 घंटे के अंदर 2 केसेस तो सिर्फ रोहतक के बीच में आए हैं, और बदमाश खुलेआम औरतों को छेड़ने के लिए जींद जैसे शहर के अंदर उनके घर में घुसते हैं, और अगर वो विरोध करती हैं तो उनके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर उनको जलाने की कोशिश की जाती है। और अगर मैं आंकड़ों की बात करती हूँ, पिछले 2 सालों के आंकड़े ये कह रहे हैं कि 45% का जंप है सिर्फ क्राइम अगेंस्ट वुमन के अंदर। 14,326 केसेस सिर्फ 2018 के आंकड़े हैं। और रेणु जी ये कह रही हैं कि हमारे यहाँ पे सब कुछ दुरुस्त है, हम लगाम लगा रहे हैं, हम बदमाशों पे लगाम लगा रहे हैं। लगाम तो आपकी दिख रही है जनाब। भूपिंदर सिंह, जिसका नाम शराब के घोटाले में था, जो ठेकेदार था, आप देखिए कि उस तक को जमानत मिल गई है, जिसके ऊपर 46 केसेस चल रहे हैं। वो शरेआम जो है धंधा करने के लिए ओपन छोड़ दिया गया है। वो अपराधी जिसके ऊपर 46 केस चल रहे हो, हमारे न्यायालयों में उनको भी जमानत मिल जाती है। ये है हरियाणा के आंकड़े। मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस चश्मे से देखते हैं। अभी हाल ही में सरपंच की हत्या की गई, हाल ही में एक यंग युवक है गिद्दी गांव का, रोहतक के अंदर गांव है, वहां पे उसकी हत्या की गई। ठीक है, जरा जवाब ले लेते हैं कि रेणु भाटिया जी और भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी गठबंधन सरकार किस चश्मे से देख रही है। रेणु जी, देखिए साकेत, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि रंजीता जी ने मेरे चश्मे का नंबर गिनवाया, लेकिन भूल जाती है कि ये चश्मा बिल्कुल क्लियर है और क्लियर आंकड़े और क्लियर दृष्टि से देखता है। आप ये देखिए, बहुत लंबी डिटेल रंजीता ने गिनवाई, इनकी मेमोरी भी अच्छी है और इन्होंने अच्छा प्रिपेयर किया, पर मुझे नहीं लगता था कि मैं इस तरह से पुराने वो आंकड़े लेके आऊं जो भूपेंद्र सरकार में, इनकी हुड्डा सरकार में चला करते थे। आपको ध्यान हो साकेत, हमने शायद एक बार डिबेट भी इस पे की थी, मुझे ध्यान नहीं आ रहा तब एंकर उस डिबेट में आप थे या कौन था, लेकिन जनता टीवी पे भी ये डिबेट हुई थी जब मिर्चपुर में एक बाप बेटी को जिंदा जलाया गया था। तब हम इस बात के लिए तड़पते थे कि उन हत्यारों को कब और कैसे पकड़ा जाएगा, जो लंबे समय तक नहीं पकड़े गए थे, इनकी सरकार होते होते नहीं पकड़े गए थे। कई सरपंचों की इनके समय में हत्या हुई, कई सरपंचों की, और उन सरपंचों को जो है जी ठीक है। रेणु जी, मैं एक बार लौट रहा हूं और एक बार मैं पवन का रुख कर लेता हूं। पवन, अब सवाल यही है कि क्या इस टोपी को उस टोपी, इसके सर की टोपी को उसके सर पर पहनाने का ही काम होता रहेगा क्या? अब रंजिता जी चूंकि विपक्ष में है तो उनका ये फर्ज है, उनका ये धर्म है कि वो सरकार पर आरोप लगाएं या सरकार को आईना दिखाएं, लेकिन अगर सत्ता पक्ष ये कहने लग जाए कि हुड्डा सरकार के कार्यकाल में इस तरह की चीजें हो रही थी और जी बिल्कुल साकिब, देखिए 2018 में निश्चित तौर पर जो क्राइम
ब्यूरो के जो रिकॉर्ड के आंकड़े आए थे उसमें हरियाणा जो है वो अव्वल नंबर पर अपराध में था। और अब 2020 के जो 6 महीने के जनवरी से जून के जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनमें हरियाणा में जो अपराध है वो घटा है, लेकिन उसके घटने के कम होने की वजह जो है वो 2 महीने पूरा देश जो है वो बंद था। एक ये बड़ी वजह है, इसको इनकार या दरकिनार नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं ये जो है वो सवाल जो है वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, क्या पुलिस का खौफ हरियाणा के अपराधियों को है? विकास दुबे फरीदाबाद में होकर चला गया, हरियाणा की पुलिस को मालूम नहीं पड़ा कि विकास दुबे फरीदाबाद में होकर जा चुका है। और ऐसे ही जब पुलिस के ऊपर हमला हुआ, 2 पुलिसकर्मियों की जब जो है वो उनको हत्या कर दी गई सोनीपत में, तो डीजीपी मौके पर पहुंचते हैं, 24 घंटे में कार्रवाई की जाती है। इसी तरीके से यूपी में जब 8 पुलिसकर्मी जो है उनके ऊपर बदमाश जो है वो उनकी हत्या कर देते हैं, तो उसके बाद पुलिस जो है वो पूरे, चाहे उत्तर प्रदेश की पुलिस है या मध्य प्रदेश की पुलिस है, तमाम राज्यों की पुलिस एक्टिव होती है और विकास दुबे को इस मामले में अंजाम तक पहुंचाती है। तो क्या जब पुलिस के ऊपर हमला होगा या पुलिसकर्मी पर जब गोली चलेगी तभी पुलिस जागेगी? आम आदमी जो है क्या उसकी जान की कीमत कोई है नहीं? ये समझ से परे पुलिस के जवानों पर, जो हरियाणा में 2 जवानों पर सोनीपत में हमला हुआ, उस मामले में 24 घंटे में कार्रवाई हुई। निश्चित तौर पर ये बड़ी सराहनीय एक जो है वो इसको कहा जाएगा कि पुलिस ने कार्रवाई की, अपराधियों को पकड़ा, अपराधियों तक पुलिस पहुंची, एनकाउंटर हुआ। लेकिन क्या पुलिस के ऊपर हमला हुआ तभी डीजीपी जाकर मौके का मुआयना करेंगे, तभी जाकर अपराध के ऊपर जो है वो नियंत्रण रहेगा? क्या आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं है? और हरियाणा में ये मानना पड़ेगा सत्ता पक्ष को कि अपराधियों के डर नहीं है पुलिस का, और अपराधियों के डर नहीं है, खौफ नहीं है। बिल्कुल पवन, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या हर मामले में डीजीपी को ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इंटरफेयर करना पड़ेगा, तभी जाकर के कार्रवाई होगी? रेणु भाटिया जी, सवाल जो पवन ने उठाए वो भी बहुत ही वाजिब है, लेकिन जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि बेहतर लॉ एंड ऑर्डर क्या है? अपराध होने से रोकना या अपराध होने के बाद अपराधियों को पकड़ना? देखिए, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। मैं इस बात को मानती हूँ कि हमें कोशिश इसी में रहना चाहिए कि कोई अपराध हो ही ना सके, सख्ती इतनी होनी चाहिए। परंतु जहां जहां पर भी इस तरह की मुस्तैदी की गई, अपराध ने वहां से अपना रास्ता बदल लिया। लेकिन समय समय पर इस तरह के जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, कई प्रदेशों से एंटर करते हैं, हरियाणा में आते हैं और इस तरह का अपराध को अंजाम देके चले जाते हैं। उनको हरियाणा पुलिस ने ही सख्ती से पकड़ा और उनको यहाँ पर ही पकड़ के उनके खिलाफ FIR हुई। मुझे एक केस याद आता है, मैं अभी स्क्रॉल कर रही थी गूगल में केसेस इन हरियाणा इन ओल्डर डेज को लेकर, तो उसमें 2011 का मुझे एक केस निकला। हांसी में एक भरे बाजार में लोहा व्यापारी के ऊपर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो फिल्मी स्टाइल में हत्या हुई और उसको लंबे समय तक नहीं पकड़ा गया था। तो इस तरह उनको हमारी सरकार ने आने के बाद वो जो केसेस खुले तो उसमें उनको पकड़ा गया। तो ऐसे अगर हम कहें कि अपराध कब हो रहा है, कब नहीं होना चाहिए, हमको उसको पहले पकड़ना है, तो ये तो हमारे को सख्ती करना तो बहुत जरूरी है ताकि अपराधी कांपे, अपराध करने से ही डरे। इसीलिए जो अभी रंजीता जी गिनवा रही थी आंकड़े की, इतनी महिलाओं के साथ इस तरह से हुआ। आप ये देखिए, जब महिला थानों में जैसे ही कोई महिला अपनी शिकायत दर्ज करने जाती है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। इससे पूर्व जब महिला थाने नहीं थे, आज तक महिलाएं अपनी बात नहीं रख पाई। ठीक है, जरा आज हम आंकड़ों को उस दृष्टि से गिनने लग गए हैं। दो तीन पहलू आपने उठाए हैं। जरा रंजीता मेहता जी का रुख कर लेते। रेणु जी, एक सेकंड, जरा रंजीता मेहता जी का रुख लेते। रंजीता जी, एक तो आपके कार्यकाल के दौरान भी कई तरह की वारदातें हुई जिनका जिक्र रेणु भाटिया जी कर रही हैं, और रेणु भाटिया जी इस बात का भी जिक्र कर रही हैं कि मनोहर लाल की सरकार में हरियाणा में महिला थाने खोले गए, जिसकी वजह से महिलाएं अब खुलकर सामने आ रही हैं और रजिस्टर करवा रही हैं। देखिए, ये बहुत खूबसूरत जवाब है जो इनको और इनके जो CM साहब है उनको देना आता है जब भी उनसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात की जाती है। बहरहाल जो महिला थाने थे वो तो कांग्रेस के समय में खुलने की शुरुआत हो चुकी थी और पहला थाना रोहतक में खुला था। हाँ, उस क्रम को इन्होंने पूरा किया, बहुत अच्छी बात की। 34 महिला थाने इन्होंने खोले पूरे प्रदेश के अंदर। उसके बावजूद 39 केस हर रोज आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी चिंता की विषय है। ये कह रहे हैं कि हमने महिला थाने खोले इसलिए केसेस रजिस्टर हो रहे हैं। जनाब, ऐसे महिला थाने भी हमारे सामने एग्जाम्पल है जहाँ पे पुरुष SHO आज भी लगे हुए हैं और आप महिला थानों में स्टाफ की जो कमी है वो आज तक पूरा नहीं कर पाए। आज भी वहाँ पर पुरुष ही केसेस को हैंडल कर रहे हैं, पुरुष के सामने ही महिलाओं को जाना पड़ रहा है। तो ऐसे महिला थाने को कहते हैं सिर्फ बिल्डिंग को पिंक कराने से नहीं हो जाता,
केवल वहां पर पिंक कलर के कुर्सियां मिल लगाने से नहीं हो जाता। अगर आप वहां पे स्टाफ की पूर्ति कर देंगी और यहाँ की हरियाणा की महिलाओं को मौका देंगी कि वो हरियाणा की महिलाओं की सेवा करे, तो शायद आंकड़े दुरुस्त हो जाए। क्योंकि आज भी महिलाएं झिझकती हैं पुरुष के आगे अपना केस बताने के लिए। और मैं काफी ऐसे थाने हैं मैं जहां मैं आपको बता सकती हूँ कि आज भी मेल जो है एएसआई है, मेल ही हवलदार है और मेल ही वहाँ पे एसएचओ है, तो महिला थाने के अंदर इन केसेस को हैंडल ठीक है, कर रहे हैं। रंजीता मेहता जी। बहरहाल, पर आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा। रंजीता जी। आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ रहा है, उसमें 1% भी कमी नहीं आ रही रंजीता है। जी। ये मैं नहीं कह रही, ये रंजीता आंकड़े जी, बता रहे हैं। एक बात बताइए जिसका जिक्र मेरे वरिष्ठ सहयोगी पवन भी कर रहे थे कि सत्ता में चाहे आप हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे इंडियन नेशनल लोकदल हो, कोई भी हो, लेकिन खाकी का खौफ उस तरीके से अपराधियों के मन में कभी नहीं रहा। इस बात को राजनीति से परे जाकर के अगर हम देखें तो इस बात को एक्सेप्ट करना होगा। देखिए, जहाँ तक खाकी की खौफ की बात है, एक साल में की कमी जरूर महसूस की गई है पिछले 5 साल के अंदर। मैं ये नहीं कहती कि जब कांग्रेस का समय था तो सब कुछ दुरुस्त था। केसेस तो तब भी थे, केसेस तब भी आते थे, महिलाओं के पर अत्याचार तब भी होते थे, पर निश्चित तौर पे इतना बुरा हाल नहीं था जितना अब है। अब ताज्जुब की बात यही है कि सुविधाएं बढ़ने के बावजूद, महिला थाने खुलने के बावजूद, उसके बावजूद आंकड़े अगर बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं चिंता का ठीक है, विषय जरूर मैं है। एक बार पवन क्योंकि- के पास चलता हूँ। पवन, आपने भी इस बात का जिक्र किया कि खाकी का खौफ नहीं है, लेकिन मैं दूसरे पहलू पर भी जरा आपसे चाहूंगा कि आप रोशनी डालें। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कई बार आपने भी रिपोर्टिंग के दौरान देखा होगा, कई बार मैंने भी एंकरिंग के दौरान देखा कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, एक अपराधियों को पॉलिटिकल संरक्षण, खाकी को काम करने से रोकना। क्या आपको नहीं लगता पवन कि ये भी कुछ ऐसे वजह हैं जिसकी वजह से अपराध के आंकड़े बढ़ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए साकेत, राजनीतिक संरक्षण जो है वो जब अपराधी को मिलता है तो उसके हौसले बुलंद होते हैं और वो अपना नेक्सस जो है उसको बढ़ाता है। उसका जो अपराध को अंजाम देने का जो उसका हौसला है वो बढ़ता है। उसके बाद जो है वो घटनाएं इस तरह की ज़्यादा सामने आती है। नया उदाहरण हमारे सामने जो है वो एनकाउंटर में मारे गए दुबे का है। जिस तरीके से पुलिस के साथ उनकी मिली भगत या फिर उनको राजनीतिक संरक्षण जो है वो होने के तमाम जो चीज़ें सामने आई है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो बड़े स्तर पर क्राइम को अंजाम देने वाले जो अपराधी हैं उनका एक पूरा नेक्सस है, पूरा गिरोह है, और उनको अगर राजनीतिक संरक्षण कहीं से मिलता है तो उसके बाद उनके हौसले बुलंद हो जाते हैं और प्रदेश में आम लोग जो हैं वो उनके जो गलत मंसूबे हैं उनका शिकार होते हैं। कहीं पे लूट, कहीं डकैती, कहीं मर्डर, तो इस तरीके के मामले जो है वो सामने आते हैं इसमें। लेकिन ये कह सकते हैं कि राजनीतिक संरक्षण जो है वो एक बड़ी वजह बनता है कि एक अपराधी का हौसला बढ़ता है और वो अपराध की दुनिया में, अपराध में जो है वो और ज़्यादा जो है वो काम करता है। लेकिन इसमें चाहे सरकार किसी की भी हो, राजनीतिक दल जो है वो चाहे कोई भी सत्ता में रहे, लेकिन कम से कम अपराधी को जो है वो राजनीतिक संरक्षण किसी भी तरह पे नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ती है और तमाम तरह के जो एक लोगों में अमन चैन का जो माहौल रहना चाहिए वो माहौल जो है वो बिगड़ता है। तो ऐसे में राजनीतिक संरक्षण एक बड़ी वजह बनता है साकेत, जिसकी वजह से अपराधी के हौसले जरूर बढ़ते हैं। बिल्कुल, तो चलिए पॉलिटिकल पंचायत में एक आखिरी कमेंट लेते हैं। रेणु भाटिया जी, आपका। बात सुन रही थी और मैंने अपने कॉरेस्पॉन्डेंट भाई की बात भी सुनी। दोनों की बात अपनी अपनी जगह दुरुस्त है। रंजीता जी की बात से मैं इसलिए खुश हूँ कि एटलीस्ट इन्होंने रियलाइज किया और एक्नॉलेज किया कि इनके समय में क्राइम होते थे, पर ये बात भी एक्नॉलेज इनको करनी चाहिए, एफआईआर बहुत कम दर्ज होती थी। महिला थानों में इन्होंने एएसआई मेल और ये सब गिनवा दिया, लेकिन एक नया दृष्टिकोण शुरू हुआ, इसके लिए इनको अप्रिशिएट करना चाहिए। नया जैसे हमारे इसी पॉइंट पर पॉलिटिकल पंचायत को आज हम यहाँ पर खत्म करेंगे, वक्त की कमी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ पॉलिटिकल पंचायत में जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो पॉलिटिकल पंचायत में आज के लिए बस इतना ही। कुछ और अहम मसलों के साथ हम पॉलिटिकल पंचायत को फिर से लेकर आएंगे आपके सामने। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।